गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रोहन त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। आज जो हमारा सब्जेक्ट है यानी टॉपिक हमारा जो है एक एक्शन रिसर्च है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोग का जो पेडागोजी सब्जेक्ट का जो कमेंट आ रहा है कि आप मेरे को पेडागोजी सब्जेक्ट्स का मैम भेज दीजिए, तो आप मेरे लिंक में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में भी आप चेक करेंगे तो हर एक पेडागोजी सब्जेक्ट का आप लोग को क्वेश्चन थ्योरी सब मिल जाएगी। अगर आप एक कॉमन क्वेश्चन की बात करें कि हर एक पेडागोजी में कॉमन क्वेश्चन आते हैं, 70 से 60% आपका आता ही है, तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाया मैंने मैराथन करके, आप उसको भी सर्च कर लेंगे प्लेलिस्ट में, उसमें आपको मिल जाएगा। आपको हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि आपके हर एक पेडागोजी के कॉमन क्वेश्चंस है। इसके बाद से हम बात करते हैं कि हमने इससे पहले जितने भी टॉपिक्स पढ़े, टीचिंग संबंधी पढ़े, टीचिंग संबंधी जितने भी टॉपिक्स हैं स्तर के आधार पर या उद्देश्य के आधार पर हमने हर एक चीज़ पढ़ी। उसके बाद से हम देखते हैं कि हमारी पढ़ाई करने पे यानी कि हमारी टीचिंग जो कर रहे हैं उसमें कई बार कुछ समस्याएं आ जाती हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम कौन सा सर्च करते हैं, कौन सी रिसर्च करते हैं, इसको हम देखेंगे। तो यही आज हमारा टॉपिक होगा क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च की बात करें तो एक्शन रिसर्च सबसे पहले हमारा 1940 में कट लेविन ने दिया था ये वर्ड। उन्होंने डेवलप किया था एक्शन रिसर्च को और उन्होंने डिस्क्राइब किया था एक साइकिल को, जिसमें एक आता है प्लानिंग यानी कि प्लान करना, योजना करना। उसके बाद से आता है एक्शन यानी कि एक्शन करना यानी इसको रिप्रेजेंट करना। उसके बाद से फैक्ट फाइंडिंग करना, जो भी तथ्य है उसको फाइंड करना, जो कि हमारे रिजल्ट है, जो कि हमारा रिजल्ट आया है, हमने जितने भी सुधार किए उसमें जो रिजल्ट आता है उसको फाइंड करना। तो ये कट लेविन 1940 में दिया था। ये बार कई बार पूछ लेता है ये शब्द किसने दिया था। सबसे पहले एक्शन रिसर्च कट लेविन ने दिया था 1940 में। उसके बाद से हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में सबसे पहले स्टीफन एम कोरे ने एक्शन रिसर्च को लाया था। यानी एक्शन रिसर्च के सबसे जन्मदाता कौन है? स्टीफन एम कोरे, शिक्षा के आधार पर। हम अगर एक्शन रिसर्च की बात करें तो सबसे पहले आता है वर्ड क्रियात्मक यानी कि एक्शन, उसके बाद आता है आपका रिसर्च। क्रियात्मक की बात करें तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक की जो अपनी शैक्षिक समस्या है उसका समाधान भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक की समस्याओं के समाधान के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है या टूल्स है। इसके अंतर्गत हम शिक्षक की समस्याओं को वैज्ञानिक विधि के द्वारा हम समाधान खोजते हैं और जिससे हम अपने जो शिक्षण है, जो हमारी टीचिंग है, उसमें वांछित सुधार लाते हैं। यही हमारा एक्शन रिसर्च है। इसके बाद से हम एक्शन रिसर्च कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एक्शन रिसर्च हमारा जो होता है विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए होता है, उसके विकास करने में होता है, उसको सबल बनाने के लिए होता है, एक साधन के रूप में होता है। इसके माध्यम से हम शिक्षक की अपनी कक्षा, अपना विद्यालय के समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। ये मेन पॉइंट है कि ये सिर्फ विद्यालय में एक परमानेंट अपने इंस्टीट्यूट में हो सकता है, क्योंकि ये लोकल प्रॉब्लम है, इमीडिएट प्रॉब्लम है, इमीडिएट आपको रिजल्ट चाहिए। इसके लिए हम ये अनुसंधान करते हैं जिसका नाम है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान की बात करें तो ये एक कैसा वर्ड है? एक नवीन संकल्पना है, एक नवीन टॉपिक है। इसमें क्या है? आपका एक्शन है यानी कि एक्ट ऑन। एक्शन को हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक्ट ऑन यानी कि आपका रिप्रेजेंट करना। फिर उसके बाद आता है आपका रिसर्च यानी कि री प्लस सर्च यानी बार बार खोजना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम बार बार सर्च करते हैं कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, उसी में सुधार करने को हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च भी कई बार पूछा जाता है। आपको रिसर्च भी पता होना चाहिए कि रिसर्च है क्या। रिसर्च का मतलब है कि नवीन तथ्यों की खोज करना। नवीन तथ्य की खोज करना यानी अगर हम रिसर्च का मतलब एक प्रॉब्लम से शुरू हुआ और एक प्रॉब्लम तक ख़त्म हुआ, ये हमारी रिसर्च कहलाती है। इसी में हम बहुत सारी प्रोसेस करते हैं, इसी को हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्रियात्मक अनुसंधान की बात करें तो इससे हम समझ सकते हैं कि अनुसंधान करना बेहद ज़रूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद से आप उसमें रेमेडियल या फिर आप डायग्नोस्ट कर सकते हैं या सुधार कर सकते हैं। इसके बाद से हम देखेंगे सबसे पहले अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। अनुसंधान का अर्थ होता है समस्याओं के अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति है जो ज्ञान की खोज के लिए किया जाता है। यानी आपको कोई थ्योरी मिली है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए आप बहुत सारे प्रोसेस करते हैं। उन प्रोसेस को करते हुए आप सर्च करते हैं, चाहे वो आपका प्राइमरी हो, चाहे वो आपका सेकेंडरी हो, यानी कि आपको कहीं से मिला हुआ हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे बुक में हो, चाहे आपने खुद सर्च किया हो, उन सबको मिला के आप एक रिसर्च करते हैं। उसके बाद से आप अपना एक कंक्लूज़न देते हैं कि आपने क्या क्या सुधार किया। इसको हम कह सकते हैं कि अनुसंधान एक क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमैटिक, वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव
तथा सौद्देश्य क्रिया यानी कि एक एम पे आधारित है, जिसका प्रमुख ध्येय क्या होता है, ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करना तथा सत्यता की पुष्टि करना, यानी कि आपका जो सही है उसकी पुष्टि करना तथा नए तथ्यों, सत्यों तथा सिद्धांतों का निर्माण एवं प्रतिपादन करना होता है। रिसर्च का मतलब आप समझ गए होंगे। रिसर्च एक क्रमबद्ध, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा सौद्देश्य क्रिया है जिसका प्रमुख ध्येय ज्ञान में वृद्धि करना है, ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करना है, सत्यता की पुष्टि करना है और नए तथ्यों, सत्यों और सिद्धांतों का निर्माण करना या प्रतिपादन करना है। इसको आप याद रखेंगे। इसके साथ हम देख सकते हैं कि अनुसंधान का आप बात समझ गए हैं कि एक सिस्टमैटिक है, सुनियोजित प्रक्रिया है, एक प्रोसेस ऐसी है जो सिस्टमैटिक होती है और साइंटिफिक होती है। परंतु इस जो पुराने जो ज्ञान होते हैं उनको नई दृष्टि से और नए आयामों के संदर्भ में देखा जाता है, यानी कि आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं इसमें, तथा वर्तमान ज्ञान की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। जो भी हमारा वर्तमान ज्ञान है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है, ये हमारा रिसर्च है। अब आते हैं हम क्रियात्मक अनुसंधान पर। क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा भी देखेंगे और अर्थ भी देखेंगे। सबसे पहले हम अर्थ की बात करें तो क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ किया जा सकता है, चाहे वो शिक्षक हो। क्रियात्मक अनुसंधान कौन कर सकता है, शिक्षक कर सकता है, प्रधानाचार्य कर सकता है, प्रबंधक कर सकता है, प्रशासक कर सकता है, निर्देशक कर सकता है, निरीक्षक कर सकता है अथवा अन्य विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा विद्यालय की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपका क्या होता है, ये हमारी जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो लोकल प्रॉब्लम है, यानी कि हमारी जो क्लास में कोई दिक्कत आ रही है उसमें हम सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। तो उसके लिए एक ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही एक्सपर्ट टीचर चाहिए या बहुत ही एक्सपर्ट बंदा चाहिए। उसके लिए आपका टीचर भी अवेलेबल है तो वो भी आपका कर सकता है क्रियात्मक अनुसंधान। प्रधानाचार्य, अगर कोई स्कूल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे नहीं स्कूल में आ रहे हैं, तो प्रधानाचार्य उसको रेमेडियल कर सकता है, उसमें क्रियात्मक अनुसंधान कर सकता है। शिक्षक अपनी क्लास में मैथ्स का क्लास कर रहे हैं, उसमें बच्चे नहीं इंक्लूड हो रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, होमवर्क करके नहीं ला रहे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम को सुधार करने के लिए भी हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं, जिसका लक्ष्य क्या होता है, विद्यालय की प्रगति और विकास करना। मेन मकसद यही होता है कि हमारा जो विद्यालय है उसकी प्रगति हो और उसका विकास किया जा सके इस सुधार के द्वारा। क्योंकि स्कूल में अगर कोई भी दिक्कतें आती हैं तो उसके लिए सुधार करना बहुत ज़रूरी होता है। वो हमारी लोकल प्रॉब्लम है, इसको हम लोग जनरलाइज़ नहीं कर सकते। यानी हमारे स्कूल में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरी क्लास में प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं जनरलाइज़ नहीं करी, पूरे हर स्कूल के लिए नहीं है। वो हमारी अपनी लोकल प्रॉब्लम है, तत्कालीन इमीडिएट हमारा रिजल्ट लेना है हम लोग को, उसके लिए हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहली परिभाषा है, क्रियात्मक अनुसंधान कक्षा की समस्याओं को सुलझाने की एक विशाल पद्धति है। Action research, like research of any kind, involves the application of the steps of the scientific method to find out the solution of the classroom problems. Next आपका परिभाषा है, क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें कि अनुसंधानकर्ता चेतन रूप से दिन प्रतिदिन में मिलने वाली समस्याओं के उत्तरों की खोज किया करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके स्कूल में जितनी भी क्लासेस में जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें सुधार करने को हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। इसमें भी यही कह रहा है कि दिन प्रतिदिन मिलने वाली समस्याओं के उत्तरों की खोज किया जाता है। मेन हम देख लेते हैं जिनको श्रेय जाता है क्रियात्मक अनुसंधान का, उनकी हम परिभाषा देख लें। SM कोरे की, क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अन्वेषक अपनी समस्याओं को निर्देशित करने के लिए, ठीक करने के लिए तथा उनके निर्णय एवं कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन करता है, यानी कि सिस्टमैटिक अध्ययन करता है। यानी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, एक अन्वेषक यानी खोज करता, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, ये आपको याद होगा। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या हो, कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रोसेस होती है, जितने भी अन्वेषक द्वारा जो भी खोज आ रही, जो खोज कर रहा है उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उसको निर्देशित करने के लिए, ठीक करने के लिए और उनके निर्णय और कारणों का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन करता है, यानी कि सिस्टमैटिक आपका स्टडीज करता है। उसके बाद से हम देखते हैं एक और परिभाषा राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान के द्वारा। उन्होंने लिखा है कि क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसका प्रयोग कर व्यक्ति अपने उद्देश्य को अधिक प्रभावशाली रूप से सफलता पाने के लिए करता है, एक अध्यापक अपनी शिक्षा में सुधार करने के लिए करता है तथा एक विद्यालय का प्रबंधक अपने प्रशासनात्मक व्यवहार के सफल संचालन के लिए करता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान द्वारा दिया गया है। इसके बाद से हम देखते हैं सारा
ब्लैक वेल के द्वारा। उन्होंने लिखा है कि क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की समस्याओं से संबंधित विद्यालय कार्यकर्ताओं द्वारा विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए किया गया अनुसंधान है। इसके बाद से हम देखें कॉटर वी गुड का। उन्होंने लिखा है कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने निर्णय तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। एक और हम लोग परिभाषा देख लेते हैं मौलिक की। ये परिभाषा आपको याद इसलिए मैं करा रही हूँ ताकि आप लोग ये बताएं इसमें टर्म कौन कौन से मेन है। अगर आपका कोई क्वेश्चन भी पुटअप होता है तो आप लोग कैसे बता सकते हैं कि ये क्रियात्मक अनुसंधान है। कई बार क्वेश्चन में पुटअप कर लेता है, क्वेश्चन होता है कि शिक्षक द्वारा किया गया, हिज हर अगर लिखा हुआ है, अगर इसमें मेन कीवर्ड है हिज हर लिखा है या टीचर लिखा है, प्रैक्टिशनर लिखा है, इमीडिएट प्रॉब्लम लिखा हुआ है, लोकल प्रॉब्लम लिखा है, तो ये हमारे कीवर्ड्स है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये क्रियात्मक अनुसंधान है। आपका आंसर मिल जाएगा आपको आराम से। इसके बाद से हम देखते हैं मौले के अनुसार उन्होंने लिखा है कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान से अभिप्राय तत्कालीन समस्या के हल के लिए समस्या के समाधान पर किए जाने वाले अनुसंधान से है। यानी ऑन द स्पॉट रिसर्च एम्ड एट द सॉल्यूशन ऑफ एन इमीडिएट प्रॉब्लम इज जनरली नोन इज एजुकेशन एज एक्सटर्न रिसर्च। इसके बाद से हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। यानी क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं की बात करें तो ये सबसे पहले वैज्ञानिक अनुसंधान के सभी पद निहित होते हैं, यानी सब सिस्टमैटिक होता है, वैज्ञानिक साइंटिफिक रिसर्च की जाती है। दूसरा है आपका क्रियात्मक अनुसंधान करते समय व्यक्ति सदैव अपनी समस्या को सुलझाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है। ये आप समझ गए हैं, सदैव अपनी समस्या के यानी कि लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करता है, उसको सुलझाने की बात करता है। इसके बाद से आपका आता है क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली विभिन्न प्रकार की जो दैनिक समस्याएं हैं उनके हल की खोज की जाती है। यानी जो मेरी स्कूल में प्रॉब्लम आ रही है, क्लास में प्रॉब्लम आ रही है, वो उसको मैं हल करने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद से आपका आता है क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए करता है। फिर आपका आता है विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों तथा शैक्षिक प्रशासकों की समस्याओं को सुलझाता है तथा विद्यालय प्रणाली में सुधार लाता है। ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि टीचर ही करता है या फिर आपका स्कूल मैनेजमेंट का कोई बंदा करेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्सपर्ट आदमी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको लोकल प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, टीचर भी सॉल्व कर सकता है, प्रिंसिपल भी सॉल्व कर सकता है, चाहे वो शैक्षिक प्रशासकों की समस्या है उसको प्रशासक भी उसको सॉल्व कर सकता है। फिर क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र स्थानीय परिवेश तक ही सीमित होता है, यानी कि आपका अपना स्थानीय परिवेश तक ही सीमित होता है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता है। क्रियात्मक अनुसंधान करने वाले के दैनिक कार्यों का अभिन्न अंग है। ये आप समझ गए कि रोज के जो कार्यक्रम है उनका अभिन्न अंग है। क्रियात्मक अनुसंधान जनतांत्रिक भावनाओं पर आधारित है। फिर क्रियात्मक रूढ़िवादी परिपाटियों में परिवर्तन पर बल देता है, ये भी इसमें होगा, मेन इसकी विशेषताओं में आएगा। तो ये सब चीज़ें इसकी विशेषताओं में है। इसके बाद से हम देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के विशेष उद्देश्य क्या है। अगर हम उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव और एक्शन रिसर्च की बात करें, तो जितने भी हमारी शिक्षा में उत्पन्न होने वाले प्रतिदिन की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किए जाते हैं। ये इसका मेन उद्देश्य है। इससे कक्षा या विद्यालय की दैनिक गतिविधियों, क्रियाकलापों या समस्याओं के अध्ययन या निराकरण के लिए किया जाता है। ये इसका मेन उद्देश्य है। फिर आपका ये विद्यालय और कक्षा के कार्य परिस्थितियों में सुधार लाता है, मेन इसका उद्देश्य है। फिर आपका आता है छात्रों, शिक्षकों तथा प्रशासकों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति को विकास करता है, ये भी इसको विकसित करता है, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर इसमें जो छात्रों का निष्पादन स्तर है यानी परफॉर्मेंस लेवल है, जो बच्चों का परफॉर्मेंस लेवल है या फिर एस्पिरेशन लेवल है, इसमें वृद्धि करता है, यानी कि आकांक्षा स्तर है उसमें भी वृद्धि करता है। इसका उद्देश्य कक्षा और विद्यालय की कार्यप्रणाली और स्थिति में प्रगति, सुधार और परिवर्तन लाना है। ये मेन उद्देश्य है। इसमें योग्यता की उपलब्धि में वृद्धि होती है, वस्तु ईमानदार और प्रभावशाली बनाता है, जो शिक्षक और प्रधानाचार्य को कक्षा और विद्यालय की समस्याओं के प्रति सोचने के लिए अग्रसर करती है। फिर इसमें जो उद्देश्य है त्रुटिपूर्ण तरीके से त्यागना होता है, इसको भी इसका मेन उद्देश्य है। इसकी सहायता से कक्षा में नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट किंडरगार्टन है आदि विधियाँ, उसमें क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा ही वो उसी का देन है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपके आता है कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे हम अनुसंधानकर्ता की बात करें, क्रियात्मक अनुसंधान में आपका कौन कौन मेन है। कई बार पूछ लेता है कि क्रियात्मक अनुसंधान में आप लोग का क्या मेन है। तो इसमें अनुसंधानकर्ता की बात करें, यानी कौन रिसर्च कर रहा है,
उसकी हम बात करें तो विद्यालय का या इससे संबंधित व्यक्ति ही शोध करता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे शिक्षक है, प्राचार्य है और विद्यालय निरीक्षक है, यही हमारे अनुसंधानकर्ता होते हैं। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो कक्षा और विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाना इसका मेन उद्देश्य है। फिर अगर हम समस्या की बात करें तो कक्षा व विद्यालय की दैनिक समस्याओं तक सीमित होता है, ये भी आप समझ रहे होंगे। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो ये संकुचित, सीमित और स्थानीय, यानी एक कक्षा या एक विद्यालय तक ही होता है। इसमें अगर हम प्रारूप की बात करें, उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो ये लचीलापन होता है, यानी कि आपको समय के साथ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। जैसी क्लास है, उस जैसे प्रॉब्लम आ रही है, हम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। इसके बाद से हम प्रशिक्षण की बात करें तो इसमें प्रशिक्षण, जो विशेष प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती, यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, लोकल प्रॉब्लम है। इसमें टीचर, प्रैक्टिशनर या फिर आपका जो आपके विद्यालय से संबंधित लोग हैं वही कर सकते, वो भी वही करते हैं। उपकल्पना की बात करें, हाइपोथेसिस की बात करें तो समस्या के कारणों के विश्लेषण पर आधारित उपकल्पना होती है। हाइपोथेसिस है क्या? उपकल्पना की बात करें, हाइपोथेसिस की बात करें तो इसका मतलब होता है संभावित उत्तर, यानी जो हम सोचते हैं, यानी कि टेंटेटिव सॉल्यूशन, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या हम सुधार ला सकते हैं। जो हमने क्वेश्चन सोचा है, जो हमने सॉल्यूशन सोचा है, वो हमारी उपरिकल्पना या उपकल्पना होती है। उसके बाद से हम न्यायाधीश की बात करें, यानी कि सैंपल की बात करें तो इसमें हमारी कक्षा या विद्यालय ही न्यायाधीश होता है, हमारा इससे ब्रॉड नहीं होता है, चयन की आवश्यकता नहीं होती है। ये आप लोग इसमें देख सकते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान लोकल प्रॉब्लम है। इसके बाद से हम टूल्स की बात करें, उनका हम कैसे संकलन करते हैं, तो इसमें हम निरीक्षण प्रणाली तथा शिक्षक निर्मित उपकरण उपयोग किए जाते हैं। निरीक्षण प्रणाली तथा शिक्षक निर्मित उपकरण उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद से हम देखेंगे प्रदत्तों का विश्लेषण, यानी कि आपके जो डाटा हैं उनका विश्लेषण कैसे करते हैं, सरल सांख्यिकी का प्रयोग करके। यानी कोई भी एक ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड आपको सांख्यिकी करनी है, आपको सरल सांख्यिकी का प्रयोग करना है। आपका स्तर कौन सा होगा? स्कूल होगा। निष्कर्ष की बात करें तो समस्या विशेष का समाधान होता है, लेकिन निष्कर्ष का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। मैंने आपको पहले बताया कि जनरलाइजेशन नहीं है। अगर मेरी स्कूल की प्रॉब्लम, मेरी क्लास की प्रॉब्लम है तो वो हर एक स्कूल के लिए नहीं है, वो मेरे अपनी खुद की प्रॉब्लम है, मेरी अपनी लोकल प्रॉब्लम है, उसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। इसके बाद है आपका अर्थव्यवस्था। अनुसंधानकर्ता स्वयं साधन जुटाता है, कभी कभार प्रसार सेवा विभाग आदि से सहायता मिल जाती है, इसे एनसीईआरटी की भी मदद मिलती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी अर्थव्यवस्था में आएगा। मूल्यांकन की बात करें तो इसमें आपका शिक्षक स्वयं मूल्यांकन करता है और उसकी समस्या का किस सीमा तक समाधान हुआ है इसे देखता है। ये केवल कक्षा के उत्पन्न समस्याओं के जो संबंध रखता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि कक्षा से उत्पन्न जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उसी से संबंधित होता है। शिक्षक की जो शिक्षा है उसका वास्तविक नवीन समस्याओं पर जोर देता है। फिर एक से अधिक समस्याएं भी शोध हेतु लाए जा सकते हैं। कम समय लगता है, गहन अध्ययन आवश्यक नहीं है, यानी बहुत डीप नॉलेज नहीं करना है, तो और एक नवीन रूप है। इतना आपको याद हो गया कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्या क्या है। उसका स्तर देख लिया आपने, अर्थव्यवस्था देख ली, उसका अनुसंधानकर्ता कौन कौन से होते हैं ये देख लिया आपने, उद्देश्य देख लिया, समस्या देख ली, क्षेत्र, प्रारूप, प्रशिक्षण, उपकल्पना, न्यायाधीश, उपकरण पद्धतियों का संकलन, ये सब चीज़ें आपकी क्रियात्मक अनुसंधान में आता है। तो ये तो आपका था पूरा का पूरा क्रियात्मक अनुसंधान। उसके बाद से हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फील्ड आते हैं, यानी क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र कहाँ कहाँ तक सीमित है। आपको एक्सटेंशन रिसर्च करना है तो उसमें क्या हो सकता है, कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को मिल सकते हैं। जैसे आपका आता है कक्षा शिक्षण विधि में सुधार करना, इस पर आप क्रियात्मक अनुसंधान कीजिए। कक्षा में सहायक सामग्री की उपयोगिता, इस पर आप अनुसंधान कीजिए, क्रियात्मक अनुसंधान कीजिए। छात्रों की रुचि, रुझान, तत्परता, उत्सुकता आदि में वृद्धि करने का क्षेत्र, गृह कार्य न करके लाना, अनुशासन संबंधी समस्या, कक्षा से अनुपस्थित रहना, जो बच्चे बंक मार देते हैं, ड्रॉप करते हैं, वो बच्चों के लिए समस्या, अगर उनका है तो उस पर क्रियात्मक अनुसंधान करना। स्कूल से भाग जाना, नकल करने की समस्या, नकल रोकने की समस्या, चोरी करना, कक्षा में देर से आना, भाषा शिक्षण में वर्तनी या वाचन संबंधी त्रुटियाँ, बच्चे बोलने में दिक्कत हो रही है, भाषा संबंधी दिक्कत आ रही है, उसमें क्रियात्मक अनुसंधान करना। छात्र व शिक्षक की समस्याएं, विद्यालय के संगठन में प्रशासन से संबंधित समस्या, ये सब हमारी लोकल प्रॉब्लम, स्कूल की प्रॉब्लम है।
ये सब चीज़ें हम लोग इस पर क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। सीखने की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, संवेगात्मक समस्या, इमोशनल भी कई सारी समस्याएं आती हैं, शैक्षिक समस्याएं, व्यावसायिक समस्या, ये सब चीज़ें हमारी फील्ड है एक क्रियात्मक अनुसंधान की। ये ऐसे ऐसे टॉपिक आपको मिलते हैं तो उसमें हम क्रियात्मक अनुसंधान, क्योंकि ये सिर्फ लोकल प्रॉब्लम है और इसका तत्कालीन आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। इसके बाद से हम बात करते हैं इसके साइकिल की, यानी कि हमारा जब क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसमें साइकिल होता है, यानी कि पावर, PAOR, आप इसको याद सकते हैं। पावर, P से प्लान करना, A से एक्ट करना, O से ऑब्जर्व करना और R से रिफ्लेक्ट करना। P से प्लान यानी कि आप पहले योजना बनाते हैं, फिर उसका से एक्ट करते हैं यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद से ऑब्जर्व करते हैं, आपने ऑब्जर्व किया कि मैंने जो पढ़ाया उसमें कुछ त्रुटियाँ तो नहीं रहेगी, उसके बाद से आप रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट करने के बाद से अगर वो प्रोसेस सही है, अगर उसमें सुधार होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसको फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका साइकिल याद होना चाहिए, PAOR, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्वर, रिफ्लेक्ट। ये भाई कई बार पूछ लेता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद से हम देखते हैं स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान के पद की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है कि आपको ये याद होना चाहिए कि स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च है क्या। एडरसन के द्वारा इन्होंने बहुत सारे दिए हुए हैं, इसको भी हम देखेंगे और भी लोग देखें, पर मेन हमारे जो स्टेप्स हैं उसे हम देखेंगे आज। तो क्रियात्मक अनुसंधान कई सारे सोपान हैं, इसका हम जो प्रयोग करते हैं वो क्रियात्मक अनुसंधान में करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप आपका आता है इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम जिस समस्या का प्रयोग या शोध किया जा रहा है, जो भी मेरी प्रॉब्लम है, उसका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है, एक संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इसमें यह भी लिखा जाता है कि शिक्षक किस प्रकार से उस पर कार्य करेगा या किन आधारों पर करेगा, ये हमारा इंट्रोडक्शन में लिखा जाएगा। उसके बाद से आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि समस्या। आपकी समस्या यानी इसमें लिखा जाएगा जिस समस्या पर क्रिया अनुसंधान अथवा प्रयोग करना है उसे स्पष्ट शब्दों में लिखा जाना चाहिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे स्पष्ट लिखना चाहिए। उसके बाद से थर्ड आपका जो स्टेप आता है वो समस्या की व्याख्या करना, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉब्लम। इसमें हम विवरण दिया जाता है कि किस विषय में शिक्षक के सम्मुख ये समस्या उत्पन्न हुई है और किस प्रकार से ये जो समस्या है वो उत्पन्न हुई है, इसको हम लिखते हैं। इसमें वास्तविक समस्या किस प्रकार की है, उसका क्या अर्थ है और इस पर संक्षिप्त में प्रकाश डाला जाता है। तो ये हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉब्लम में आएगा। फिर आपका आता है हाइपोथेसिस, यानी कि आप कोई टेंटेटिव सॉल्यूशन भी देखते हैं, यानी कि कुछ संभावित उत्तर के बारे में भी सोचते हैं। तो किसी भी परियोजना पर कार्य करते समय कुछ बातों का आधार बना लिया जाता है या मान लिया जाता है कि जैसे विज्ञान पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि से व्याख्यान वार्तालाप विधि अधिक उत्तम है, ये आप मानते हैं। ये परिकल्पना कहलाती है। अगर मैंने कोई चीज़ पढ़ाना है तो मैं पहले से ही सोचती हूँ कि मेरे को ये कौन से मेथड से पढ़ाना है, कौन से विधि द्वारा पढ़ाना है, तो उसको मैंने पहले से ही बना दे, मेरी हाइपोथेसिस पहले ही बना लेती हूँ मैं, उसके बाद से मैं आपको प्रेजेंट करती हूँ। तो ये परिकल्पना कहलाती है, ये आप समझ गए। जो परियोजना समाप्त होने पर सत्य और असत्य घोषित की जाती है, ये भी एक परिकल्पना कहलाती है। ये परियोजना में एक से अधिक परिकल्पनाएँ भी हो सकती हैं, और भी ज़्यादा परिकल्पनाएँ हो सकती हैं, तो इसे भी आप हाइपोथेसिस में लिखते हैं। इसके बाद से आपका आता है सामग्री, यानी कि मटेरियल। अब क्रियात्मक अनुसंधान में किन किन उपकरणों, यानी कौन कौन से टेक्निक, कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसका लेखा जोखा इस शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाता है, सामग्री मटेरियल के अंदर। उसके बाद से आता है प्रोसीजर, यानी कि विधि, आपको कैसे विधि करेंगे, या विधि से तात्पर्य क्या है, जैसे प्रयोग को किस प्रकार किया जाए, आप कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, प्रयोगकर्ता किन सोपानों से गुजरेगा, वह किन किन व्यक्तियों से संपर्क करेगा और किन विधियों का प्रयोग समाधान तक पहुंचने के लिए करेगा, ये हमारे प्रोसीजर में आएगा। आपने कहाँ से डाटा कलेक्ट किया, आपने कैसे उसको समझा, उसमें सुधार डालने कौन कौन से काम किए, ये सब चीज़ें हमारी प्रोसीजर में आएगी। उसके बाद से आपका आता है एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, यानी कि वास्तविक प्रयोग। इसमें प्रयोग की रूपरेखा के अनुसार प्रयोग का पूर्ण विवरण लिखा जाता है, उसका प्रयोग का जो है पूर्ण विवरण लिखा जाता है। उसके बाद से आपका 8th जो पॉइंट है, आंकड़े एकत्रित करना, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें वास्तविक प्रयोग के आधार पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और उनका सारणीकरण किया जाता है। इसके बाद से आपका आता है रिजल्ट। आपने कलेक्शन कर लिया, उसके बाद से आपने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, उसके बाद से आपका आता है रिजल्ट, परिणाम। इसमें एकत्रित जो आंकड़े हैं, जो आपके डाटा कलेक्ट किया हुआ है, उसकी व्याख्या करने पर शिक्षक अपनी समस्याओं के समाधान पर पहुंचता है, यानी जितनी भी समस्या है उसके समाधान पर वो पहुंच जाता है।
फिर आपका आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आप देखते हैं कि इवैल्यूएशन आपका क्या है, आपका जजमेंट होता है, यानी कि प्राप्त परिणामों का परिकल्पनाओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक अपनी परिकल्पना की पुष्टि करता है कि मैंने जो परिकल्पना बनाई है उसमें सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, जैसे रिफ्लेक्टिव। फिर आपका आता है परिणामों का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग। अब जो आपने यूज़ ऑफ रिजल्ट इन न्यू सिचुएशन, जो भी आपने परिणाम निकाला है उसको नए सिचुएशन में कैसे आप उसका उपयोग करेंगे, इसको आप लिखेंगे। यदि परिणाम परिकल्पना की पुष्टि कर देते हैं तो शिक्षक इन परिणामों को अन्य क्षेत्रों में भी दोहराना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसे फिर से हम इस साइकिल को फिर से हम रिपीट करेंगे। फिर आपका लास्ट में आपका आता है लिस्ट ऑफ रेफरेंस बुक, यानी आपने कहाँ कहाँ से उसको लिखा है, रेफरेंस कहाँ कहाँ से साइट किया है। प्रयोग, प्रयोजना में जो भी पुस्तक, पत्रिकाएं सहायता लेने के लिए प्रयोग की जाती है उनकी सूची तैयार की जाती है ताकि अन्य शिक्षक भी वैसी समस्या आने पर लाभ उठा सकें। ठीक है, ये तो था आपका पूरा क्रियात्मक अनुसंधान के स्टेप्स, उसका अर्थ, उसकी परिभाषाएं, हर चीज़ हमने देख ली। उसका क्या क्या क्षेत्र होता है ये भी देख लिया। अब हम जो क्षेत्र में हम लोग को मिला है एक्शन रिसर्च करना है, हमने अब तक क्या देखा, स्टेप्स देख लिए, परिभाषा देख ली, उसके फील्ड देख लिए, हर एक चीज़ देख ली। एक्शन रिसर्च के हमने साइकिल भी देखी और स्टेप्स भी देखे, दायक होता है। तो ये था तो आपका पूरा का पूरा एक्शन रिसर्च, पूरा क्रियात्मक अनुसंधान। इसे आप देख लेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को समझ में आए। अगर कुछ क्वेश्चंस भी करने होंगे तो मैं इसको क्वेश्चन भी बना दूंगी। आप लोग मुझे कमेंट में कीजिएगा आप लोग क्वेश्चन कैसे चाहिए, क्रियात्मक अनुसंधान पे संबंधित कुछ क्वेश्चंस चाहिए, उसे भी आप मुझे कमेंट में कीजिएगा तो मैं क्वेश्चन भी बना दूंगी। कम से कम 40 to 50 क्वेश्चंस बना देंगे, उससे आप देख सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए। और अगर कोई त्रुटि मिले तो उसे मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिए ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।